ठीक आहे. सो एक माझं म्हणणं काय म्हणते का, तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवा आणि जस्ट फक्त थोडेसे एफर्ट्स टाका. रुकनो भाई, भेज राव, जाओ जाओ तुम लोग जाओ. एफर्ट्स बेसिकली काय करा माहितीये का, तुम्ही तुमच्यापर्यंत जेवढे होईल तेवढे टाका. राईट ना. गरज नाही की तुम्हाला खूप जास्त एफर्ट टाकायची गरज आहे. थोडे एफर्ट जरी टाकले तरी त्या स्क्विरल सारखी रामचंद्रांची तुम्हाला काय होईल की मर्सी भेटून जाईल. राईट. सो इट्स, हा स्पेसिफिकली तो टाइम पिरियड आहे. आजच्या दिवशी ऑस्पिशियस थिंग्स आहेत, ऑस्पिशियस डे, एफर्ट्स टाकले तर डेफिनेटली त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मर्सी भेटणार आहे. बट ते जर का आपण कमी जास्त जर केलं तर मग तो दिवस निघून जाईल रे. आणि 2 वर्षानंतर परत तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगणार कोणी नसणार आहे. तुम्ही जर का डिझायर केलं की कनेक्ट राहायचंय तर डेफिनेटली तुमच्यासाठी आम्ही कॉल करून, आता आम्ही बोलवतोय 12वीच्या पोरांना, या बेसिकली बोला, थोडंसं डिस्कस करूया, आपण चॅन्टिंग करूया 12वीच्या पोरांसाठी जे पासआउट झाले त्यांच्यासाठी. बट इन फ्युचरमध्ये तुमच्यासाठी पण केलं जाईल, पण चॉईस इज युअर्स अल्टिमेटली. राईट ना. सो डोंट लिव्ह दिस असणार स्पिरिच्युअल लाईफ, बिकॉज स्पिरिच्युअल लाईफ इज मोर अँड मोर एकदम अमेझिंग आहे. राईट. सो आजपासून चॅन्टिंग जे करत नसेल त्यांनी चालू करा. आणि जे स्पेसिफिकली काय करत नाहीत, रीडिंग करत नाहीत, त्यांनी पण भगवद्गीता रीड करायला चालू करा. काही समजत नसेल तर तुमचं काम आहे टीचर्सला येऊन विचारायचं. कोणत्या टीचर्स तुम्हाला तो भगवतीचा श्लोक जर समजला नसेल तर एक्सप्लेन करून देईल, त्याचा इसेन्स काढून देईल. क्लिअर होते. चलो, या.
बैठो बैठो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ? लास्ट टाइम क्या पढ़ देखा ऊपर? पेन दो। पेन किधर? एक पेन दोगे? ये चलो पढ़ेंगे अभी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं हमने। तो पहले हमने ये रेडिएशन चैप्टर में देखे थे कि हर एक जो ऑब्जेक्ट, अच्छा, तीन प्रकार के मतलब जो हम जैसे इंसिडेंट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जर्व होता है, और कुछ क्या होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है। जो रिफ्लेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होता है? वन आता है। ब्लैक बॉडी के लिए बीटा का वैल्यू वन आता है, अल्फा और गामा कितना होता है? जीरो होता है आपके पास। ओपैक बॉडी, ओपैक बॉडी मतलब कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, तो गामा का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? वन आएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लिया ना, नहीं? अच्छा, और एक चीज बारे में पढ़े थे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, उसका टेम्परेचर टी होगा, अगर 0 केल्विन के अलावा इसका टेम्परेचर कुछ भी हो एब्सोल्यूट स्केल में, वो हमेशा क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। उसको बोलते हैं एमिटेड रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम कुछ तीन चार पॉइंट देखे थे। एक देखे थे एब्जॉर्बिव पावर, और एक होता है एमिसिव पावर, और एक होता है एमिसिविटी। ये तीनों चीज देख रहे थे। एब्जॉर्बिव पावर मतलब क्या होता है? जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ये सॉरी, जिसको हम बीटा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्बिव पावर। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। एमिसिव पावर मतलब एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। मतलब एक सरफेस से एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया से कितना रिलीज हो रहा है हीट, उसको बोलते हैं हम लोग एमिसिव पावर बोलते हैं। एमिसिविटी मतलब ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में सेम टेम्परेचर में नॉर्मल बॉडी कितना एमिट कर रहा है, उसको बोलते हैं हमें एमिसिविटी। ठीक है ना? ये तीन चीज पढ़े थे। उसके बाद क्वांटिटी, हाँ, और एक चीज देखे थे कि एक ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो दो चीज को भी डिपेंड करता है, इसका सरफेस और सराउंडिंग का टेम्परेचर। और एक बॉडी कितना हीट रिलीज करेगा, वो दो चीज को डिपेंड करता है, इस सरफेस का, ये सरफेस और ये खुद का टेम्परेचर। एब्जॉर्ब करेगा डिपेंड करेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर, रिलीज करेगा फिर एमिट करेगा वो डिपेंड करेगा खुद का टेम्परेचर। दोनों केस में इसका सरफेस एरिया बहुत एक मायने रखता है। इसी चीज को लेके स्टीफन बोल्जमैन बोल के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोले कि जो एमिसिव पावर का फॉर्मूला, वो आता है सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर, जहां पर कि सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? 5.67 10 to -8। बाकी जो भी यूनिट्स आ जाएगा आपका इसको, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल पावर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? सिग्मा ए टी रेस टू फोर। ये बना टोटल पावर। मतलब ये एक बॉडी है, इसमें से जो छोटा सा एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से इतना हीट रिलीज होता है। पर तो अगर हमें टोटल पूरा एरिया लेना है तो उससे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बात भी सही है, ये जो पावर एमिट हो रहा है, एमिट होने के लिए दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा? इसका सरफेस एरिया और इसका टेम्परेचर। देखो, इसका सरफेस एरिया, इसका टेम्परेचर। ये किसके लिए वैलिड है? आपका ब्लैक बॉडी के लिए। अगर कोई नॉर्मल बॉडी होगा तो उसके लिए पावर में कितना बनेगा? सिग्मा ए टी रेस टू फोर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ एमिसिविटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें हम देखे थे ये जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर किस में आना चाहिए? केल्विन में आना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में अगर होगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर अगर आपका दुगुना हो जाता है केल्विन स्केल में, तो उस टाइम पावर कितना गुना आ गया आपका? 16 गुना हो जाएगा।
और उसी केस में अगर उसने बोला कि रेडियस को मैंने आधा कर दिया रेडियस, तो एरिया कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा एरिया। एरिया 1/4 होने की वजह से मतलब पी का वैल्यू अगर मान लो ऐसे गिवन है, ई सिग्मा ए इंटू टी रेस टू 4। अगर कोई बोला सिर्फ मैंने रेडियस को आधा करा तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो पावर कितना बनेगा, P/4 टाइम्स हो जाएगा ऐसे। ध्यान देने वाली बात ये इसमें जो डिग्री सेल्सियस है उसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर 27 डिग्री को अगर मैंने डबल करके 54 डिग्री सेल्सियस करा तो इसमें पावर 16 टाइम्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये केल्विन में नहीं है, पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। ये 300 से लेके 327 केल्विन हो रहा है, तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है ये केल्विन में डबल नहीं हो रहा है। पर मान लो 300 केल्विन से अगर 600 केल्विन हुआ तो इस केस में पावर कितना गुना हो जाएगा आपका, 16 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। किरचॉफ एक स्टेटमेंट बोलते हैं जो मैंने आपको पहले ही बोला था, और वो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर्स। मैं कल इसके थोड़ा सा बोल रहा था आपको। गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर्स, जो जितना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्व करता है वो उतना अच्छा एमिट भी करता है। और इसका इनडायरेक्ट मतलब है एमिसिविटी इक्वल टू एब्जॉर्टिविटी। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है आपको पता है, ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी कितना होता है, 1 होता है। और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्टिविटी कितना होता है, 1 होता है। तो कोई भी एक नॉर्मल बॉडी का अगर एमिसिविटी अगर 1/2 होगा तो इसका एब्जॉर्टिविटी भी कितना बनेगा, 1/2 ही होंगे। जो भी बॉडी होगा, कोई भी दूसरा एक बॉडी ले लो, दूसरा एक नॉर्मल बॉडी ले लो, अगर सवाल में ई एमिसिविटी मतलब ब्लैक बॉडी के कंपेयर में वो कितना खुद रिलीज कर सकता है सेम टेम्परेचर में, अगर ये 1/3 हुआ तो ये एब्जॉर्ब भी कितना कर सकता है जितना इंसिडेंट हुआ, 1/3 ऐसे। बता रहा हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी लॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं, बस ए इक्वल टू ए ध्यान में रखो। अच्छा, सवाल कैसा था इसके ऊपर, जैसे कि मान चलो ये ऐसे पूछता है कि अगर मान चलो आपके पास तीन चीजें, एक है रेड कलर का कुछ एक बॉल है, और एक व्हाइट कलर का बॉल है, और एक आपका ब्लैक कलर का बॉल है, ठीक है ना, ये तीनों से बॉल है। आपके पास एक फर्नेस है, और इस फर्नेस के अंदर, फर्नेस जो बहुत गर्म हो गया उसको फर्नेस बोलते हैं ना, बहुत गर्म वाला ऐसे कुछ तो वेसल होगा, उसके अंदर आपने क्या करे, इन तीनों बॉल को डाले, रेड व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक ऐसे, ब्लैक मतलब थोड़ा सा ब्लैक ऐसे। ब्लैक बॉडी ऐसे हमेशा ब्लैक नहीं होता है, परंतु नॉर्मली ब्लैक चीज सारे ब्लैक बॉडी कहलाते हैं इन जनरल, है ना, ऐसे कहलाते हैं। तो मुझे बताओ, रेड व्हाइट और ब्लैक बॉडी में ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्व कर सकता है, ब्लैक बॉडी, है ना, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है इसलिए ज्यादा हीट एब्जॉर्व कर सकता है। इसलिए वो क्या करेगा, इसलिए वो ज्यादा हीट भी एमिट भी करेगा एक्चुअली। मतलब जैसे मान चलो ऐसे बोला गया कि आप अगर एक तीनों को ऐसे बॉल को नीचे अंदर डालो तो पहले आपको रेड दिखेगा अच्छा खासा, व्हाइट थोड़ा सा कम दिखेगा, और ब्लैक तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। परंतु कुछ समय के बाद इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, ब्लैक वाला। तो इसलिए वो ब्राइट दिखेगा, मतलब वो ग्लो करेगा अच्छा खासा, ये थोड़ा इतना ग्लो नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद ऐसा होगा। ब्राइट का मतलब क्या हुआ, ब्राइट का मतलब वो ग्लो कर रहा है ना, उससे रेडिएशन। जैसे आपने देखा कई बार, जैसे मान लो अगर आप लोहा वगैरह डाले होंगे कहीं पर, वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो दिखता है ना उसमें से आग जैसे निकलता है, इंफ्रारेड जैसे निकलता है, तो उसको ग्लो बोलते हैं। कलर कुछ भी हो सकता है, पर ग्लो करता है एक्चुअली, ग्लो मतलब वो चमकता रहता है बराबर। अंधेरे में चमकता रहता है, क्यों अंधेरे में चमकता है, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलते हैं, और वो रेडिएशन कौन सा रेडिएशन होता है, थर्मल रेडिएशन। देखो ये बॉडी ब्लैक बॉडी हो सकता है, परंतु रेडिएशन अलग अलग प्रकार के हो सकता है। जैसे मान चलो इनफैक्ट हमारा सन भी एक क्या है, सन भी एक ब्लैक बॉडी है, सन, पर उसका कलर कैसा होता है, रेड या फिर येलो कलर का होता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी मतलब उसमें से ब्लैक ही रेडिएशन निकलना चाहिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग होता है, कलर का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए रेड कलर रेड ही क्यों दिखता है, रेड कलर रेड नहीं होता है, रेड कलर कुछ कलर ही नहीं होता है, वो रेड कलर वाला ऐसे ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ कलर वलर। वो तो हमारा माइंड से परसीव करता है। जैसे जिनको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है वो रेड कलर भी कुछ और कलर देख लेते हैं वो लोग।
तो ऐसे कुछ कलर नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट पूरा अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे वेव चैप्टर में। बट पॉइंट बस इतने ध्यान ध्यान में रखना है अपने को कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा एमिट भी करता है ज्यादा। सवाल में कई बार ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टील है ना, स्टील का एक ऐसे बॉडी है, आपने एक ब्लैक बॉडी इसके अंदर रखे और दोनों को गर्म करे, दोनों अंधेरे अंधेरे रूम में दोनों को गर्म किए, बताओ कौन चमकेगा? हाँ, ब्लैक बॉडी। देखो लाइट डालने की वजह से, मतलब आपने लाइट डाले, लाइट डालने की वजह से क्या होगा, ये स्टील चमक सकता है, ये ब्लैक बॉडी सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। परंतु गर्म करने के बाद इनिशियली ये तो वो काला दिखेगा, मतलब इनिशियल दिखेगा ही नहीं, पर जैसे ही आपने गर्म करो गर्म करो गर्म करोगे, ये सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनो, इस केस में हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे तो ये तो ब्लैक बॉडी कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। और थोड़ा बहुत अगर इसे डाले, मतलब लाइट बार डाले, तो आपको स्टील दिखेगा, ये तो दिखेगा ही नहीं। पर तो अगर दोनों को अगर गर्म किए तो ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करा होगा, ये वाला बॉडी या स्टील ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करा होगा। और उस टाइम पे क्या करेगा, जब हमने उसको ठंडा करेंगे या फिर ऐसे अंधेरे का, अंधेरे जगह में ले लिए, तो क्या करेगा, हीट को एमिट करेगा, तो हीट एमिट करेगा तो क्या दिखेगा, ज्यादा ब्राइट दिखेंगे, ऐसे होता है। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? तो ऐसे से कुछ सवाल आते हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब बना लेना, तो फिर ऐसे कुछ लिख लो। व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज केप्ट, पॉइंट लिख लो ऐसे, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज केप्ट, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन डार्क रूम एंड हीटेड इनिशियली इट may नॉट विजिबल, क्या लिखा आपने? व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन a dark room and heated, initially it may not visible, but later on it glows, जिसको हम ब्राइट बोलते हैं। मृणाल, मृणाल ना आपका नाम? मृदुला, अच्छा ठीक। अच्छा, मृणाल लड़का का नाम होता है क्या? लड़की का नाम होता है ना? ठीक। बट लेटर इट विल ग्लो, क्यों? क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, अभी एमिट कर रहा होगा, ऐसा होगा। बट इट विल ग्लो, बट लेटर ऑन इट विल ग्लो। अच्छा, ये एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, ये कूल हो रहा है आपके पास, है ना, कूलिंग हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठंडा मतलब क्या होगा, ज्यादा एमिट कर रहा होगा, ज्यादा रेडिएट, ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा, ज्यादा एमिट करेगा ना, ठंडा हो रहा है। अगर आप मान लो दो बॉडी है आपके पास, एक बॉडी एक्स और वाई वाला बॉडी है। मैं सारा सवाल लिखवा था, आप देख लेना सवाल को, मैं बस समझा रहा हूँ, अभी लिखेंगे नहीं अभी फिलहाल के लिए। ये टी है और टी है, मान चलो आपका ऐसे कुछ ग्राफ्स बना है ना, ऐसे कुछ ग्राफ बना हुआ है। ये मान चलो एक्स और ये वाला वाई वाला बॉडी है, ठीक है ना। मुझे बताओ जल्दी कौन ठंडा हो रहा है? दोनों सेम टाइम में, दोनों का टेम्परेचर सेम था, दिख रहा है? इस टाइम पे दोनों का टेम्परेचर कितना सेम था। जल्दी कौन ठंडा हो रहा है बताओ? मतलब कोई टाइम पे जाओ, कोई टेम्परेचर किसका कम हो जा रहा है, इसका जल्दी कम हो जा रहा है ना। या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लो, किसको ज्यादा समय लग रहा है? वाई को ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब जल्दी कौन ठंडा हो रहा है? एक्स। तो मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो दो मटेरियल अलग अलग हैं, इनका क्या रिलेशन है बताओ, ई एक्स इज ग्रेटर देन यू वाई एंड ए एक्स इज ग्रेटर देन ए वाई, या फिर बी में ई एक्स विल बी लेस देन ई वाई एंड ई ए एक्स, ए मतलब एब्जॉर्बिविटी, ई मतलब एमिसिविटी, ए एक्स विल बी लेस देन ए वाई, या फिर तीसरा ऑप्शन में बोला ई एक्स विल बी ग्रेटर देन ई वाई एंड ए एक्स विल बी लेस देन ए वाई, या फिर डी में ऐसे बोला ई एक्स विल बी लेस देन ई वाई एंड ए एक्स विल बी ग्रेटर देन ए वाई। समझ गए ना, एक बड़ा एक चुनो। ठंडा हो रहा है ना, कूलिंग कर्व है ना, कूलिंग कर्व है ये, दिस इज कूलिंग कर्व। तो ठंडा हो रहा है मतलब एमिट के बारे में बोल सकते हैं, एमिट कर रहा है, तो ज्यादा कौन एमिट कर रहा होगा, एक्स है, वाई एमिट कर रहा होगा, एक्स। मतलब एमिसिविटी किसका ज्यादा होगा, एक्स का। तो ना ब्लैक बॉडी नहीं है, परंतु ब्लैक बॉडी कंपेयर में ज्यादा एमिट कर रहा है ये। तो ज्यादा एमिट कर रहा है मतलब उसका एमिसिविटी ज्यादा होंगे, इसका मतलब ई ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन कितना बनेगा, ई ऑफ वाई। और अपने को पता है, अभी किरचॉफ लॉ पढ़े, कि अगर ई एक्स अगर बड़ा है तो ए एक्स भी बड़ा ही होगा। हाँ, इस केस में वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा, ये ठंडा हो रहा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है।
परंतु किरचॉफ्स लॉ से ये बताता है कि जिसका एमिसिविटी ज्यादा है उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा ही होगा। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा? ए बनेगा। है ना, ये आपका आंसर है। तो हम कोई भी एक ई को देख के या फिर एक को देख के बोलना चाहिए। जैसे मान लो अभी हीटिंग कर दिया हो, तो मान चलो हीटिंग कर दिया होगा ऐसे। ऐसे वाला हीटिंग कर, ऐसे वाला हीटिंग कर्व है ना, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका इसके साथ, टाइम के साथ। तो बताओ, मैंने बोला एक्स और वाई, बताओ इस केस में, अभी इस केस में क्या देखेंगे? एमिसिविटी देखेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी देखेंगे? एब्जॉर्प्टिविटी देखेंगे। और एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी को डिनोट करेगा। अभी इस केस में एमिस कर ही नहीं रहा है, परंतु कुछ मतलब अभी एब्जॉर्ब करेगा, पक्का है ना एब्जॉर्ब करेगा। तो बताओ इस केस में कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ज्यादा हीट? एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? एक्स ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ए एक्स क्या होगा? बड़ा होगा। ए वाई क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब इस केस में ए एक्स बड़ा होगा ए वाई से। तो बाय डिफॉल्ट जब ये एमिट करना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए इसका? ई एक्स विल बी ग्रेटर देन यू वाई। समझ में आया इसका मतलब क्या होना? ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसको ध्यान में रखना बस। सही है। लिखो, अगला हटने दो। नेट रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन। नेट रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन। मान चले आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, और इसका ये सराउंडिंग है, दिस इज द सराउंडिंग। ठीक है ना, ये आपका बॉडी है और सराउंडिंग है। ये बॉडी का टेम्परेचर टीबी है, और इसमें टेम्परेचर आपका टीएस है। हीट लॉस हो रहा है, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉडी का या फिर सराउंडिंग का? बॉडी का, क्योंकि उसी का हीट लॉस होगा। ठीक है भाई साहब। इसका मान चलो जो एरिया है वो एरिया ए है। इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये कुछ एमिट कर रहा होगा, और साथ ही साथ ये कुछ क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। ये बात भी बिल्कुल सच है ना, ये कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। ठीक है भाई साहब। तो जो रेट ऑफ अगर मैं एब्जॉर्प्शन पूछूंगा, ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके बराबर रहेगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, कितना पावर उसने एब्जॉर्ब करा। तो उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है ए ई सिग्मा टी रेट का 4। ए क्या होगा? एरिया इसका ना, इसका एरिया। ई क्या बनेगा? एमिसिविटी ब्लैक बॉडी कंपैरिजन में। सिग्मा क्या बनेगा? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टेम्परेचर किसका होगा? एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसका एरिया और खुद का बॉडी का टेम्परेचर। तो कितना बनेगा बॉडी का टेम्परेचर? टीबी। टीएस नहीं आएगा इस केस में। अगर मैं पूछा रेट ऑफ, ओ सॉरी सॉरी, एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर मैंने पूछा रेट ऑफ एमिशन, ये कितना एमिशन एमिट करेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल बी डी क्यू अपॉन डी टी। एंड वो कितना बनेगा? ए ई सिग्मा टी बी का पावर 4। एमिट करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बॉडी का टेम्परेचर एंड किसका एरिया। एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर और उसका एरिया। तो मैं अगर पूछा कि रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस मैंने अगर पूछा, देन रेट ऑफ हीट लॉस कितना बनेगा? एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन। जितना उसने एमिट करा माइनस कितना बनेगा? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इस केस में क्या होगा? टीबी विल बी ग्रेटर देन टीएस। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे उतना ही आपका लॉस हो गया। तो रेट ऑफ एमिशन कितना बनेगा आपका? रेट ऑफ हीट लॉस ए ई सिग्मा टीबी का पावर 4 माइनस बनेगा टीएस का पावर 4। दिस इज द रेट ऑफ हीट लॉस। बस सिंपल छोटा सा फॉर्मूला बन गया। इतना लॉस हो गया सराउंडिंग को। तो सोचो अगर टीबी और टीएस बराबर होगा तो क्या होगा? तो कोई लॉस नहीं होगा, पर बॉडी उस टाइम एमिट करेगा नहीं करेगा? करेगा। एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा?
करेगा, पर जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना क्या करेगा, एमिट करेगा, इसलिए नेट रेट ऑफ हीट लॉस कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी ऑफ E इक्वल टू 1/3, a body of E equal to 1/3 at temperature 120 degrees 127 degrees Celsius, a body of E equal to 1/3 at 127 degrees Celsius is kept in a room temperature, is kept in a room temperature 27 degrees Celsius. Calculate initial rate of heat loss. Calculate initial rate of heat loss if surface area is 10 centimeter square, given sigma equal to, sigma ना, sigma है 6 × 10⁻⁸ जो भी यूनिट है, सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, बॉडी किस में रखा गया है, 127 में, सराउंडिंग कितना है 27 में, तो हीट लॉस होगा नहीं होगा, होगा। और हीट लॉस यही पूछा ना, कितना रेट ऑफ हीट लॉस है, तो रेट ऑफ हीट लॉस, तो रेट ऑफ हीट लॉस अभी पढ़े, क्या पढ़े, ए ई सिग्मा बॉडी का पावर 4 माइनस सराउंडिंग का पावर 4। ध्यान देने वाला बात यह है कि ये सबको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, केल्विन में। तो 127 कितना बनेगा आपका, 400 केल्विन, 27 कितना बनेगा, 300 केल्विन। सबको सारे वैल्यू गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 कितना बनेगा, 10⁻⁴, m/(1/3), सिग्मा 6 × 10 कितना आएगा, -8, टीपी का पावर 4 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 4 आएगा 256, क्योंकि दो जीरो का पावर 4 बाद में कर लेंगे, वो 10⁻8 आ जाएगा ना, ये 10⁻8 10⁻8 आ जाएंगे ये। तो टीबी का पावर 4 मतलब 4 का पावर 4 माइनस बनेगा 3 का पावर 4 इंटू बनेगा 10⁻8 आएगा ना ये, 100 का पावर 4 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हुआ, 2 बचा, तो आंसर कितना बनेगा, 2 × 20 × 10⁻⁻⁴ इंटू 4 का पावर 4 कितना आएगा, 256, माइनस आएगा 3 का पावर 4 कितना आएगा, 81। ये कितना बनेगा, 2 × 10⁻³ बनेंगे, 256 - 81, 5, 15 - 8 कितना आएगा, 17, 175 × 2, तो 5 10, 7 4 14 15, 1 1 1 2 3, 350 इंटू आएगा 10⁻⁻3, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 0.35, 0.35 वाट है आपका आंसर। सारे सिर्फ वैल्यूज पुट करना है बस, बाकी और कुछ नहीं। चेक करना, मैंने भी कुछ गलती भी किया होगा कैलकुलेशन वगैरह में, नहीं सही दिया है। रेट ऑफ हीट लॉस मतलब डिक्यू अपॉन ना, कितना सराउंडिंग हो गया।
आगे लिखो रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला बॉडी है जिसका बॉडी का टेम्परेचर आपका टीबी है, और ये सराउंडिंग कितना आपका टीएस में है, ठीक है ना। और फिलहाल के लिए हम मान चल रहे हैं कि टीबी जो बढ़ा है टीएस से, तो क्या होगा, हीट लॉस होगा। हीट लॉस होने का मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर कम होना मतलब क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बेसिकली ठंडा हो रहा है। तो हमें एक चीज तो पता चल गया कि जो डिक्यू अपॉन डीटी, जो रेट ऑफ हीट लॉस आ रहा था, उसका वैल्यू कितना बनेगा, ए ई, हाँ सही बात है, ये कितना आता है, ए ई सिग्मा बॉडी का पावर फोर माइनस कितना आता है, सराउंडिंग का पावर फोर, ये आता है आपके पास, राइट। ये बनेगा मतलब हीट लॉस हो रहा है। ये हीट लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर टेम्परेचर घट रहा है। तो टेम्परेचर जो कम हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा होने का मतलब हम डीक्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम एस डी टी। ऑब्वियस वाला होता है ना, एम एच डी टी आ जाएगा। अपन कितना बनेगा, अपन बनेगा डी टी बनेगा, इक्वल टू कितना बनेगा, ए ई सिग्मा टीबी का पावर फोर माइनस कितना बनेगा, टीएस का पावर फोर। तो ये जो डी टी अपॉन डी टी कितना रेट में टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, ए ई सिग्मा अपन बनेगा एम एस इंटू बनेगा टीबी का पावर फोर माइनस टीएस का पावर फोर। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। dq अपॉन dt जो था वो रेट ऑफ हीट लॉस था, dt अपॉन dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, कितना जल्दी ठंडा हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझना कि सवाल में क्या दिया हुआ है। रेट ऑफ कूलिंग सीओ है ना, रेट ऑफ कूलिंग, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, मतलब dt अपॉन dt। इसके ऊपर नीट 2027 में एक सवाल आया है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग ए ई सिग्मा अपॉन एम इंटू एस, जहां पर कि m क्या है, मास ऑफ बॉडी, s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, a क्या है, एरिया ऑफ बॉडी, E क्या है, एमिसिविटी ऑफ बॉडी, सिग्मा क्या है, स्टीफल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, TB क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, TS क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर। सवाल ऐसे भी कई बार बोलता है कि मान के चलिए हमारे पास दोनों दो बॉडी है जिसका दोनों का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, परंतु दोनों का बॉडी का टेम्परेचर भी सेम है, पर दोनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मान के चलिए एक का टू है और एक का फोर है, तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा, एक का टू है और एक का फोर है, तो जिसका टू है वो जल्दी हो जाएगा ना, उनका रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो पूछेगा, ऐसे पूछेगा। या फिर पूछता है ऐसे बताओ, रेडियस का अगर मैंने आधा कर लिया, तो रेडियस का आधा करूंगा तो उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, रेडियस का आधे के तो उसका रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी इंटू कितना बनेगा, फोर पाई आर, आर क्यूब, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बन जाएंगे। रेडियस आधा हो गया तो कितना आएगा, एट टाइम्स हो जाएगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ सवाल आते हैं आपके पास, है ना, तो ध्यान में रखने बस इस चीज को, लिखो इसको रेट ऑफ कूलिंग। ऐसे वाले करते हैं जो कि नीट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, बात भी सही है। या फिर इसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग दोनों बात अलग अलग है, ध्यान सुनना बस। क्वेश्चंस लिखो। टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल, two spheres of same material and temperature, two spheres of same material and temperature are kept in same surrounding, are kept in same surrounding, full stop. Given that radius of spheres are in the ratio of, given that radius of spheres are in the ratio of 1 is to 2, are in the ratio of
1:2, find their ratio of rate of cooling. Find their ratio of rate of cooling. ध्यान में रखना, सिर्फ मास को कन्वर्ट नहीं करना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को, एरिया भी है पाई आर स्क्वायर, है ना, वो ध्यान में रखना बस। रेट ऑफ कूलिंग बस, रेडियस अलग अलग है, दोनों का मटेरियल सेम है। आज वेडनेसडे क्या? आया? वॉल्यूम अलग अलग है ना, तो मास भी अलग अलग हो ना, तो फिर मास को लिख लो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्फीयर है, सेम मटेरियल, दोनों का डेंसिटी सेम आएगा, रेडियस अलग अलग है तो इसलिए वॉल्यूम अलग अलग आएंगे। परंतु हाँ, गलत है। एरिया कंसिडर नहीं किया आपने, एरिया भी तो आएगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया भी तो आएगा। सवाल में क्या गिवन है, आर ए अपन आर बी कितना गिवन है, 1/2 गिवन है, राइट? हाँ सही बात है। डी टी अपन डी टी निकालना है, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट रट्टा लगाए थे। ए ई सिग्मा अपन कितना बनेगा, एम एस इंटू कितना बनेगा, टी बी का पावर 4 माइनस आएगा टी एस का पावर 4, सही है ना ये? तो सोच के देखो उसने क्या क्या बोला है, उसमें क्या क्या कांस्टेंट है। दोनों सेम मटेरियल है, दोनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का ई भी सेम आएगा, दोनों का सिग्मा भी सेम आएगा, दोनों का बॉडी और टीएस भी सेम ही आने वाला है। दोनों का रेडियस अलग अलग है, उसकी वजह से दोनों का एरिया अलग अलग आएंगे, दोनों का मास अलग अलग आएंगे। क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर है तो मास अलग अलग, एरिया अलग अलग आएंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है, जो डी अपॉन डी टी आएगा, जो रेट ऑफ कूलिंग आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा एरिया अपॉन मास के साथ। ये सोचने वाली बात है। स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन मास कितना बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से हमें रेशियो ही निकालना है, तो इसका मतलब ये सारे तो कांस्टेंट है, इनका कुछ काम ही नहीं आने वाला है। मतलब कुल मिला के बात हो गया कि जो डी टी अपॉन डी टी वो 1/r से प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो रेट ऑफ कूलिंग है डी टी अपॉन डी टी ए अपॉन कितना बनेगा, डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टेंट है वो सारे तो गायब हो गए, बी इक्वल टू कितना बनेगा, आर बी अपन बनेगा आर है। हेंस आंसर कितना बनेगा, 2:1, ये आपका आंसर है। कंपैरिजन सवाल हमेशा यही करना होता है कि देखना होता है कि कौन कांस्टेंट है और कौन कौन वेरी कर रहे हैं।
अगला सवाल लिखो। टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम रेट ऑफ कूलिंग। टू बॉडीज, इसमें दो बॉडी अलग अलग है ना, पहले केस में दोनों बॉडी सेम बॉडी थे, अब इसमें अलग अलग बॉडीज है। टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम रेट ऑफ कूलिंग। टू बॉडीज ए एंड बी हैव सेम रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है ना। क्या सवाल में गिवन है, जो दो ए और बी है उन दोनों का मास का रेशियो गिवन है, एम ए एम बी गिवन है, 3/1 गिवन है, और एक है दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी रेशियो गिवन है, वो कितना गिवन है, 1/2। सवाल पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ हीट लॉस। फाइंड रेशियो ऑफ हीट लॉस। हम्म। हम्म। सही। एक्चुअली मामू बना रहे हैं सवाल में। सवाल बहुत हाई फाई नहीं, सवाल बहुत सिंपल है। आपको लगा शायद बहुत हाई फाई पुट करना है, दिक्कत हुई है। सवाल में क्या पूछा है, मतलब क्या पूछा है, DQ अपॉन DT पूछा है ना सवाल में, DT अपॉन DT नहीं पूछा है। सवाल में क्या गिवन है, रेट ऑफ कूलिंग सेम है, मतलब DT अपॉन DT क्या है, सेम है। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है आपके पास। पूछा है रेशियो ऑफ हीट लॉस पूछा है। तो मुझे बताओ DQ अपॉन DT का फॉर्मूला क्या होता है, MS DT अपॉन DT। तो ऐसे सोच के देखो एक बार, मतलब इतना ज्यादा फॉर्मूला क्यों पुट करना था, उसमें कोई जरूरत नहीं था वो सब चीजों में। हम तो अन्य मेहनत कर लिया, अन्य हमने ए सिग्मा क्या क्या पुट कर दिए, जो कि बहुत सिंपल सा पूछा है। रेशियो ऑफ हीट लॉस पूछा है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि रेट ऑफ हीट लॉस मतलब ये। अभी इसका एम और इसका क्या संपर्क है, तो यही संपर्क है, और कुछ संपर्क है ही नहीं। दोनों का ये तो सेम ही है। इसका मतलब इसका जो रेशियो बनेगा, DQ अपॉन DT का जो रेशियो बनेगा 1/DQ अपॉन DT का जो रेशियो बनेगा 2। बस यही सोचना ना, यही सोचना है, वो कितना बनेगा, MA SA अपन कितना बनेगा, MB एंड SB। बस MA अपॉन MB गिवन है 3/1, और SA अपॉन SB कितना है 1/2, तो आंसर कितना बनेगा 3/2, सिंपल है। आगे लिखो। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ तो न्यूटन आ ही जाते हैं एक्चुअली। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर वो सवाल नहीं आया, वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि नीट के सिलेबस में है ही नहीं ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, पर पता नहीं सवाल, मतलब वैसे इसका डेरिवेशन थोड़ा खतरनाक है, पर अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा आता है एक्चुअली। मतलब जो सवाल आते थे वो एक सवाल फिक्स आते थे एक्चुअली हर साल, तो उसके ऊपर 4 मार्क पक्का आते थे, पता नहीं क्यों निकाल दिया नीट वालों ने। ऐसे वो बोलते हैं कि निकाल दिए, पता नहीं आ जाएगा तो फिर से। अभी थोड़ा डेरिवेशन हम आज कर लेते हैं, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब कहीं पर भी जाओ, आप थर्मल फिजिक्स पढ़ो, मैकेनिक्स पढ़ो, ऑप्टिक्स पढ़ो, हर जगह पे न्यूटन का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो है ही, है ना, वो पीछे नहीं छुड़वा रहा है एक्चुअली, मरना चाहिए वो। एनीवे क्या कर सकते हैं, परंतु
न्यूटन्स लॉज ऑफ कुछ मतलब पहले उस टाइम बनना चाहिए था एक्चुअली। एनीवे पर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, पता है ये सब कुछ जो पढ़े ना सब प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है कुछ भी चीजें। ये सब बड़े बड़ी चीजों के लिए काम आता है, ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है ना वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। कस का है देखो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान चलो हमने उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है कितना खतरनाक लग रहा है बट ये कोई इतना बहुत खतरनाक लग रहा है। वो बोले हम हमारा इसी लॉ को जो हम बड़े आकार में ऐसे मतलब जो एक्यूरेट करके निकाल रहे हम तो काम चला कर लेना चाहिए ताकि हमारा आंसर बहुत सिंपल आ जाए। इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते T⁴ बट पागल थोड़े ना हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया। उन्होंने क्या बोले, देखो जो रेट ऑफ हीट लॉस आप बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो आप, वो बोल रहे हो आप कितना था, ए ई सिग्मा टीबी का पावर 4 माइनस आएगा टीएस का पावर 4 है ना। और ये सारे टेम्परेचर किस में होना चाहिए आपके पास, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जैसे ये नॉर्मली हम जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है एक्चुअली, है ना। तो 27 डिग्री सेल्सियस है। और हम अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर मान लो गर्म भी किए तो कितना हो गया, मान लो 45 47 ऐसे कुछ डिग्री सेल्सियस हो गया है ना। ये बनेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर। डे टू डे लाइफ में अगर बात करेंगे मतलब पानी को ऐसे रखे, बताओ वो ठंडा हो जाएगा पानी कुछ समय के बाद, तो पानी का टेम्परेचर मतलब 45 डिग्री सेल्सियस होगा मान चलो। चलो 47 मान लेते हैं, 47 मान लेते हैं। तो रियलिटी में बात कुछ ऐसे नहीं है, रियलिटी में ये सारा टेम्परेचर किस में होना चाहिए आपका, केल्विन में होना चाहिए। अरे बांगड़ो, तो हम लोग 27 को क्या लिखेंगे एक्चुअली में 300 केल्विन लिखेंगे। और जो बॉडी का टेम्परेचर लिखेंगे वो कितना बनेगा, ये तो 20 डिग्री, तो कितना आएगा 320 केल्विन आएंगे, ऐसे कुछ आ जाएंगे आपके पास है ना। तो इन्होंने देखे बोले देखो जो सराउंडिंग टेम्परेचर वो केल्विन में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, पर जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कौन सा आएगा, बॉडी का आएगा फिर सराउंडिंग का आएगा, बॉडी माइनस सराउंडिंग आएंगे। वो तो अभी भी कितना का 20 का 20 ही रहेगा, वो डिग्री सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने देखे कि जो डेल्टा टी का वैल्यू वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अभी जो 20 है ना, जो डेल्टा टी है, जो बॉडी का टेम्परेचर मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर, वो इस सराउंडिंग टेम्परेचर या फिर बॉडी का टेम्परेचर से काफी बहुत कम होता है। ऐसे कुछ ने सोचा, न्यूटन ने, और किसको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, हमें। क्या कर सकते हैं, हमें भी सोचना पड़ रहा है, सही बात है। तो हमें लगा ठीक है ऐसे होने के बाद तो हमारे क्या फायदा, तो फिर मुझे बोले करोड़ों फायदा, कैसे क्या। उन्होंने बोला देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टीबी को लिख सकते हैं टीएस प्लस डेल्टा टी, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू कितना होता है, टीबी माइनस टीएस। तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे लिख लेंगे, टीएस प्लस डेल्टा टी, हम बोले ठीक है तो फिर लिख लेते कोई बात नहीं। तो इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा सा अपना जादू छड़ी छड़ी से घुमाया। टीबी की जगह में क्या लिख लिया उसने, टीएस प्लस लिखा डेल्टा टी, कोई पाप। इसका पावर उसने क्या करा, उसने 4 करा, माइनस क्या लिखा, टीएस का पावर 4। सही बात है, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, इतना मैथ्स तो अपने को पता है। ठीक है भाई साहब। उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग का बत्ती घुमाया और क्या करा, बोला कि एक काम करो, ये टीएस के पावर का 4 ना कॉमन लेके आओ एक बार। हम बोले ठीक है ले आते तो फिर। तो टीएस का पावर 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमने बोले देख भाई साहब, इसमें तो कॉमन आ जाएगा, ये तो -1 आ जाएगा, इसमें को इसको कोई एतराज नहीं है, एतराज इसको है। तो ये बोला देख एक काम कर, तो एक काम कर इसको ना ऐसे लिख ले, ये टी देख ये टीएस तो बाहर आ जाएगा ना, ये टीएस बाहर आ जाएगा, पर तो ये टीएस को नीचे टीएस डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टीएस का पावर 4, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सोच के देखो बार, क्यों, जैसे हमने टीएस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई को तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये 4 है, ये 4 है तो अंदर घुस जाएगा चुपचाप। ये क्या बन जाएगा, टीएस और टीएस टेस्ट कैंसिल होकर फिर से यही वाला आ जाएगा। हाँ बोले चलेगा, इतना मैथ्स तो आता है, न्यूटन को बस थोड़ा मैथ्स में अच्छा आता था, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो गधा था एक नंबर का, बोले सोच पा रहा था बस। अब उसने क्या बोला, न्यूटन ने बोला देख, ये जो डेल्टा टी ना, ये जो डेल्टा टी और टीएस में सबसे छोटा कौन है, डेल्टा टी बहुत छोटा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन के आसपास। ये तो मैंने 20 डिग्री फिर भी बहुत ज्यादा मान लिया, एक्चुअली हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, ये 10 के आसपास होता है। तो इसने बोला कि क्योंकि डेल्टा टी इज वेरी 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 लेस देन टीएस, इसका मतलब 1 प्लस ये जो नंबर लिखा है डेल्टा टी अपॉन टी एक्स, ये बहुत छोटा होगा। ये बहुत छोटा मतलब ये कुछ ऐसे लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर एन, जहां पर कि एक्स बहुत छोटा है। मतलब हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन पुट कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ बोले हाँ ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पढ़े थे हमने बेसिक मैथ्स में, ठीक है भाई साहब तो कर लेते हैं। ए ई सिग्मा टी एस का पावर 4 इंटू 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपन कितना पुट कर ले टी एस। ऑब्वियसली एक -1 भी था, उसको छोड़ क्यों रहे हम लोग, ये आएगा -1। तो बोले देख -1 कैंसिल हो गया, हम बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बोले देख अब देख कितना खूबसूरत चीज आया, हम बोले अच्छा खूबसूरत आ गया इसमें, दिखाओ तो फिर क्या खूबसूरती है। तो उसने बोला कि देख भाई साहब, इसमें क्या आया हमारे पास, जो रेट ऑफ हीट लॉस, जो कि इतना तेरे को खतरनाक दिख रहा है ना, खतरनाक इतना दिख रहा था, वो तो क्या बन गया, क्या बन गया सर,
ए ई सिग्मा टी एस का पावर 4 इंटू, ऑब्वियसली 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू डेल्टा टी अपन कितना रहे टी एस, एक टी एस ने काट दिया तो 3 बन जाएगा। तो इसने क्या बोला, डी क्यू अपॉन डी टी, ये कितना बनेगा, 4 ए ई सिग्मा टी एस का पावर 3 इंटू बना टी बी माइनस बना टी एस। अच्छा ऐसे कभी होता है क्या कि हमारे घर में या फिर मतलब विद्यासत्ता एकेडमी का किचन में आग लगा है, आग मतलब वो जल रहा है ना, जल रहे हैं। अच्छा ये बोल रहा है किचन में आग लगे, अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा खाने के लिए मिलेगा। तो मान चलो अपने अपने अगर किचन में अगर आग लगता है तो ऐसा होता है क्या, मतलब हमें लगता है बहुत गर्मी लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया एटमोसफियर का, क्यों, विद्यासत्ता एकेडमी में किचन में आग जल रहा है, ऐसा होता है क्या। तो जितना भी हीट लॉस करे बॉडी, सराउंडिंग का टेम्परेचर में कोई चेंज, मतलब ये तो कांस्टेंट है